देखिए कॉस्ट ऑफ क्वांट सीरीज में आज हम करेंगे फोर्थ लेक्चर और ये आपका आखिरी लेक्चर होगा परसेंटेज का, जिसमें हम करेंगे मिसलेनियस सवाल, जितने भी परसेंटेज के नए नए टाइप के जो सवाल बनते हैं और जितने भी अलग तरीके के, पहले हमने इन टाइप्स को देख लिया था। अब बाकी के जितने भी अलग तरीके के सवाल बन गए हम उसको इसमें देखने की कोशिश करेंगे। नए नए अप्रोच है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, चीजों को सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। नोट करके कहीं पे आपको इम्प्लीमेंट करना है किसी सवाल में जो आपको लगते हैं, जैसे मॉक्स में सवाल हो गया या कहीं भी बना रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। देखो तो पहला सवाल क्या है, मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखो क्या बोल रहा है, मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 lakhs but on the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income? देखो बोल रहा है कि टैक्स जो है किसी आदमी का, पहले उसका इनकम जो है वो 1.2 लाख से बढ़ गया है, ठीक है। पहले कोई कुछ कमाता था, अब उसका इनकम 1.2 लाख से बढ़ गया, तो लेकिन उसका टैक्स भी रिड्यूस हो गया। पहले अगर वो 12% टैक्स देता था तो अब वो केवल 10% ही टैक्स देता है, ठीक है। और देखना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या लिखा हुआ है, ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका इनकम बढ़ गया है 1.2 लाख से, लेकिन उसका टैक्स रिड्यूस हो गया तो वो सेम टैक्स पे कर रहा है। अब देखो जो बात ये बोल रहा है हम वही लिख देते हैं, जो टैक्स लग रहा है वो सेम लग रहा है दोनों पे। देखो मान लेते हैं पहला इनकम एक्स रहा होगा, तो एक्स का देखो पहले 12% पे करता था, यही टैक्स वो पे कर रहा है, यही अब भी टैक्स पे करेगा जब एक्स जो है उसका इनकम 1.2 लाख से बढ़ गया और उसका जो टैक्स हो गया वो 10%। अब देखो दोनों केसेस में बोला था कि ये टैक्स है और दोनों इक्वल है, तो हमने इक्वल रख दिया। अब देखो इसको बस कैलकुलेट करना है। देखना इसको इधर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ एक्स का 10% है, यहाँ एक्स का 12% है, यानी एक्स का 2% बच जाएगा। ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा, 1.2 लाख था और इसका 10% निकालोगे तो ये 12,000 बनेगा, ठीक है। यानी एक्स का 2% का वैल्यू 12,000 है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, यानी एक्स का 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा। अब देखना एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का ये वैल्यू है, तो ये 6,000 पे डबल जीरो डालोगे तो ये 6 लाख बन जाएगा। यानी तुम्हारा इनकम मिल गया कि ये 6 लाख है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम, बढ़ा हुआ इनकम बताना है, तो 1.2 से बढ़ा था तो ये 7.2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो बेसिकली क्रक्स क्या है क्वेश्चन का, कि जैसे वो सवालों को बोल रहा है, जो उसका मेन पॉइंट है, अच्छा टैक्स बराबर है तो हमने बराबर कर दिया, इट्स सिंपल, और कुछ नहीं है इसे। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी डिड डोनेट 8%, 7% एंड 9% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259। देखो ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन हो गया कि जो बोल रहा है कि सैलरी है ए का और बी का सेम है और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डोनेशन का वो 259। देखो ये बात क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी वैल्यूज का बेस सेम होता है, ठीक है, बेस अगर सेम है तो हम परसेंटेज को कुछ भी कर सकते हैं, परसेंटेज के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन परसेंटेज को आप ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर बेस सेम है तो, ठीक है। अब बेस सेम बोल दिया इसने और बोला कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है डोनेशन का 259। इसका मतलब ए दान कर रहा था 8%, बी कर रहा था 7%, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1%, और यही 1% का वैल्यू दिया हुआ है 259। यहां से हम क्या बोलेंगे कि ए बराबर बी बराबर जो ए और बी का जो सैलरी है वो कितना बन गया, 1% का वैल्यू 259 है, तो ये इन दोनों का 100% का वैल्यू 25,900 बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन दैट ऑफ सी। बोल रहा है कि जितना ए और बी ने दान किया उससे वो 1185 ज्यादा है सी से। तो देखो ए और बी मिला के कितना दान किया है, तो आप बोलोगे कि इसका 15% दान किया है, क्योंकि ए कर रहा है 8%, ए कर रहा है 7%, तो दोनों मिला के 15%। इसका 15% का वैल्यू निकालना क्या होगा, देखना 2590 होता है, 10% इसका आधा करोगे, अगर ये वैल्यू 2600 होता तो 1300 होता, 10 कम है तो हम 5 कम करेंगे, यानी 1295। इन दोनों को देखो ऐड करो, 25 12 3700 हो गया, और 90 95 180 और जोड़ोगे 3880, यानी 3885। यानी ए प्लस बी जो दान कर रहा है वो 3885 का कर रहा है। अब यही बोल रहा था कि 1185 ज्यादा है सी से, यानी सी का दान कितना हो गया, अब बोलोगे 2700, इसको माइनस करोगे 1185 को, तो सी का जो डोनेशन है वो मिल गया मुझे। अब देखो सी कितना दान कर रहा था, तो वो 9% कर रहा था, यानी सी का देखना, सी का 9% का वैल्यू दिया हुआ था 2700 के बराबर, यानी सी का जो टोटल जो इसका वैल्यू है सैलरी का 9% का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसका टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 के बराबर। ये देखना सी का मिल गया। अब देखो आगे पूछ कह रहा है, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए एंड बी एंड सी।
अब देखो ए और सी का डोनेशन निकालना कितना हो गया, ए कितना कर रहा था 8%, यानी 259 का 8% निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 259 इंटू 8 करोगे, देखना 250 इंटू 8 होता है 2000 और 9 इंटू 8 होता है 72, यानी 2072 हो गया ए का डोनेशन। सी का डोनेशन मुझे मालूम था 2700, देखना कितना वैल्यू हो गया 4772। अब देखो इसी को परसेंटेज निकालना है ए प्लस बी प्लस सी के सैलरी से। अब देखो ए और बी का सैलरी 25,900 होता है, तो दो बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए प्लस बी के लिए, तो ये बन जाएगा 50,000 बनेगा और एक और, यानी 51,800, और इसका था 30,000। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लो, सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ये देखना कितना हो जाएगा 81,800। अब अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू कैलकुलेट करना है 4772 अपॉन 81,800। देखो क्या वैल्यू बनेगा, 50% से तो ऊपर दिख रहा है क्योंकि 50% आपका चला जाएगा 4200, यानी 4100 में ही 50% चला जाएगा, 5% 4100 में ही चला जाएगा। 818 है, 6 मरते जा सकते हो क्या, 6% नहीं, 600 जाओगे तो 4800 और 108 मिल जाएगा, यानी 4908 हो जाता है 6% के लिए। तो 6% से वैल्यू हमें लेस चाहिए। देखो कौन दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब यही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, आसान सा सवाल है, जैसे बोल रहा है वैसे कर देना। देखो लंबा सिर्फ ऐसे सवालों में ना, लंबा सिर्फ आपको दिया जाता है लेंथ, सवाल जो है लेंथ जो है, सवाल का लेंथ जो है वो बड़ा कर देगा, लेकिन सवाल में बेसिकली कुछ होता नहीं। देखो ऐसे सवाल और भी हम करेंगे दो चार, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स। 4% जो है एनुअल एग्जाम्स में अपीयर नहीं किया, तो बच कितना गया 96%। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन कुड नॉट पास द एग्जाम। अब देखो इसका 10% पास नहीं कर पाया, इसका मतलब इसको इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं 9/10 कर सकते हैं। अब देखना ये कितना, ये क्या बन रहा है, ये पास वाला बन रहा है, जितने बच्चे पास हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड 432 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। देखो इसमें बोल रहा है कि जितना लोग पास किया ना, उसमें से इसका 50% को डिस्टिंक्शन मिला और 432 को देखो क्या बोल रहा है, बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स। 432 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स, यानी इसका 50% को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल रहा है। बस यही बोल रहा है कि इसका 50, जो जितने भी बच्चे पास हुए उसका 50% को डिस्टिंक्शन मिला, 50% को डिस्टिंक्शन नहीं मिला। तो इसका बेसिकली 1/2 का वैल्यू दिया हुआ है 432 के बराबर। सिंपल सा चीज है, कैलकुलेट करते हैं इसको। 96% को चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 24/25 था, इसका 9/10, इसका हाफ का वैल्यू दिया हुआ है 432। देखो यहां से क्या करोगे, 9 से डिविजिबल दिख रहा है, 4 3 7 2 9 है, तो 4 बार जाओगे 36 बनेगा, 7 to 8 टाइम्स जाना पड़ेगा। 24 इंटू 2 करोगे, देखना ये 40 हो जाएगा, 40 गुना 25 1000 होता है। तो आपका आंसर क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, स्टूडेंट हो गया 1000। 1000, अच्छा इसको गलत दिया हुआ क्या, ये मिस्टेक हो गया क्या, 96% था, 24/25 किया, 9/10 किया, 1/2 किया, 9 से इसको करा तो 4 टाइम गया, 7 2 बन रहा है, 8 टाइम्स जाना पड़ेगा। 24 इंटू 2 4, 40 और 25 1000। आई थिंक आंसर गलत होगा, आपका आंसर सही ये होना चाहिए। देखो आसान सा सवाल है, सिर्फ परसेंटेज का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है, कैसे परसेंटेज को रखना होता है वही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो क्या बोल रहा है, 3% ABC डोनेट्स देयर मंथली सैलरीज 10%, 7% एंड 9%। अच्छा ऐसे सवाल हमने पिछले बार ही करे, respectively in a trust if salaries of A and B is equal and difference between their donation is 900 hours। देखो फिर से बोल रहा है कि उन दोनों का सैलरी सेम है, फिर से बेस सेम हो गया, हम परसेंटेज को ऐड सब्सट्रैक्ट सब कर सकते हैं। अब देखो बोल रहा है कि उन दोनों के डोनेशन का डिफरेंस 900 है, और हमें पता है कि परसेंटेज के टर्म्स में क्या है, एक 10% ऐड देता है, एक 7% देता है, इसका मतलब 3% का वैल्यू दिया हुआ है 900 के बराबर। यानी ए का बी का जो सैलरी है वो कितना मिल गया, 1% का वैल्यू 300, यानी 30,000। ए और बी का सैलरी मुझे मालूम हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ टोटल डोनेशन फ्रॉम ए एंड बी इज 600 मोर देन दैट ऑफ डोनेशन ऑफ सी। देखो ए और बी टोटल डोनेशन कितना दिया, 17% का। अब देखना इसका 17% निकालो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5100 के बराबर। अब इसमें बोल रहा है कि 600 ज्यादा है सी का डोनेशन से, इसका मतलब सी का डोनेशन कितना हो गया, तो वो 4500 के बराबर हो गया। और सी का देखना परसेंटेज दिया हुआ है, सी का 9% का जो वैल्यू है मंथली सैलरी का वो 4500 है। इसका मतलब सी का जो इनकम रहा होगा वो कितना रहा होगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 500 मिलेगा, और उसको 100% निकालोगे तो 50,000 मिल जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अब ए और बी का भी सैलरी मालूम है, सी का भी मालूम है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है,
फाइंड आउट द मंथली सैलरी ऑफ सी, बस यही सी पूछ रहा है, तो 50,000 आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है, लैंग्वेज देख के फिर से मैं बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, ठीक है। लेंथ बड़ा हो सकता है सवाल का, बट सवाल में कुछ होता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है लकी स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय x%, सेविंग इंक्रीजेस बाय 60% एंड हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 26%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं पहला तरीका बताऊंगा जो सिंपल होता है, 100 पे 100 मान करके हम बनाते हैं। देखो यहां से क्या बोलोगे कि 85% एक्सपेंडिचर है, अब सेविंग कितना हो जाएगा, और इनकम, इनकम को मैंने माना था 100, तो सेविंग ऑब्वियसली 15 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि इसके एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय x%, अब इस वैल्यू को है x% से बढ़ा दिया है, ठीक है। सेविंग इंक्रीज बाय 60%, 60% अगर इसका इंक्रीज करोगे तो ये मिलेगा वैल्यू 9 के बराबर। एज हिज इनकम एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 26%, इसको 26 से बढ़ाओगे तो ये 26 मिलेगा। इसका मतलब इनकम में बढ़ोतरी 26 का हुआ है, सेविंग में बढ़ोतरी 9 का हुआ है। तो हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, फिर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर एक्सपेंडिचर मुझे पता चल गया वैल्यू के टर्म्स में, तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो देखना इन दोनों को माइनस करोगे तो पता चलेगा कि ये 17 बढ़ा है। एक्सपेंडिचर जो है आपका 17 आरएस से बढ़ गया है, और 9 सेविंग बढ़ गया है, और इनकम बढ़ा था 26 से। तो देखना दोनों को ऐड करके 26 मिल रहा है। इसका मतलब इसको ऐसे लिख लो। अब ये देखना हमें पता चल गया कि 17 बढ़ा है कितने के ऊपर, 85 के ऊपर, यानी परसेंटेज हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 17 अपन 85। ये वैल्यू देखना 17 पे 85 होता है 1/5 है, 1/5 इसको बोल सकते हैं। तो ये 20% का वैल्यू बन गया, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20% से। ये हो गया देखो इसको पहला करने का तरीका, और आई थिंक यही आपको इस्तेमाल भी करना है एग्जाम में। लेकिन मैं एक तरीका और दिखाता हूँ। कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ज्यादा टाइम सेविंग हो जाएगा आपका। तो मैं देखो इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, बहुत कम लोगों को समझ में भी आता है। अब देखो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, वेटेड एवरेज। अगर एवरेज पढ़े होगे तुम तो तुम्हें पता होगा। देखो ये दूसरा तरीका हो गया। देखो हम यहाँ से पहले रेशियो निकालते हैं। देखना इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और सेविंग का देखना रेशियो क्या है। देखो ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, और ये सेविंग है। इन दोनों को जोड़ने की वजह से ही बनता है हमारा इनकम। अब देखो इस वैल्यू को ऐसे वेटेड एवरेज में पढ़ा होगा कि जैसे दो कोई क्वांटिटी होता है, दो कुछ क्वांटिटी होता है, और अगर उसका रेशियो हमें मालूम है, जैसे मैं यहाँ पे पहले दिखाता हूँ। देखो रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो गया 85% का वैल्यू, ये हो गया 15% का वैल्यू, और देखना इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 17:3 का। अब देखो इसी वाले वैल्यू का इन दोनों को देखो ना जोड़ने पे हमारा ये वैल्यू बन रहा है इनकम का। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ाया हमें नहीं पता, x% से बढ़ाया गया, लेकिन बोल सकते हैं इस वाले वैल्यू को देखना क्या कर रहा है, 60% से बढ़ा दिया, और बोल रहा है कि ओवरऑल जो वैल्यू बढ़ गया ना वो कितना बढ़ गया, 26% से बढ़ गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि दो हमारे पास वैल्यूज है, दो हमारे पास चीजें हैं, उसका रेशियो हमें मालूम है, एक को x% से बढ़ा रहा है, दूसरे को 60% से बढ़ा रहा है, और उन दोनों को इम्पैक्ट कितना दिख रहा है, तो उन दोनों को मिला करके जो इम्पैक्ट है वो 26% का दिख रहा है। तो हम यहाँ से वेटेड एवरेज अगर एक्सप्रेशन लगाते हैं तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो हम वही करेंगे। देखो वेटेड एवरेज लगाओ, 17x हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 16 × 3 करोगे तो ये वैल्यू 180 का बन जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड किससे करोगे, 17 + 3 यानी 20 से, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 26 के बराबर। कैलकुलेट करो इसको जल्दी से, देखो कितना हो जाएगा, 20 × 26 करोगे 26 दूना 52, 520 हो जाएगा। यानी 17x का वैल्यू देखना कितना हो जाएगा, 520 - 180। देखो 17x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 520 में से 200 माइनस कर लो, 320 बच जाएगा, और 20 और ऐड कर देना 340। तो फिर यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू बनेगा वो 20 बनेगा, और वही हमें चाहिए था x का वैल्यू। ये आपका वैल्यू कितना बन गया, 20 के बराबर। आपका आंसर क्या हो गया, 20%। यानी जो हमने एक्सपेंडिचर जो हमारा था वो 20% से इंक्रीज कर गया। तो देखो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर प्लस वाले में आसानी से दिख रहा है वैल्यू तो नहीं करना, ठीक है, ज्यादा काम का नहीं है। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि कहाँ इसको बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो वो आगे सवाल जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि एलिगेशन कैसे लगाना है। यहाँ पे वेटेड एवरेज लग रहा है, जहां पे एलिगेशन लगेगा मैं वहां पे दिखाऊंगा, देखना ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। पता करके रखो, जानने में कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन जो नॉर्मल केसेस हैं उनमें प्लस का ही इस्तेमाल करना, ठीक है। 100 मान लेना, और ये 85 + 15 इस तरीके से करके जो वैल्यूज बढ़ रहा है, इसको जैसे 60% से बढ़ाया था तो ये 9 हो गया,
26% से इसको बढ़ाया तो 26 हो गया, यानी 17 मिल रहा है। तो डायरेक्ट ये 17/85 20%, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इसमें बेटा रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। आगे जो जिनमें लगेंगे सवाल, जो एलिगेशन से हो जाएगा, वो देखना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एज 20% मोर देन बी, बी इज 25% मोर देन सी, सी इज 60% लेस देन डी, डी इज 20% मोर देन ई। वैसे द गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो इन सवालों को करने का क्रक्स क्या मैं बताता हूँ। इन सवालों में कभी भी आगे से नहीं चलना होता है। ठीक है, इनमें से पीछे से चलो। जो सबसे लास्ट में दिख रहा है उसको सबसे पहले मानो। तो देखो मुझे ई दिख रहा है तो मैं ई को क्या बोलूंगा, ई चलो मान लिया 100 है। अब देखो पीछे से कैलकुलेट करते जाओ वैल्यू जैसे जैसे मिल रहा है। ठीक है, इसका यही क्रक्स है। अगर पीछे से चलोगे तो क्विकली हो जाएगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखना डी का वैल्यू क्या बनेगा, डी इज 20% मोर देन ई, तो डी का वैल्यू हो गया 120 के बराबर। देखो क्या बोल रहा है, सी इज 60% लेस देन डी, तो सी का वैल्यू क्या होगा, 60% लेस है, इसका मतलब 40% है, तो इसका 40% निकालोगे तो 48 बनेगा। अब आगे क्या बोल रहा है, बी इज 25% मोर देन सी। देखना बी क्या हो जाएगा, इसका 25% इसमें ऐड करोगे क्योंकि ज्यादा है 25%, तो ये वैल्यू बन जाएगा 60 के बराबर। देखो ये क्या बोल रहा है, ए इज 20% मोर देन बी, इसका 20% इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 72 के बराबर। देखो हमने सारे वैल्यूज को लिख लिया। अब लिख लिया तो चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन डी इज 60% लेस देन बी। देखो क्या डी है क्या, बी से 60% लेस, तो डी तो बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू तो गलत हो गया, बी से ही बड़ा है। क्या बोल रहा है, ई इज 28% मोर देन ए, ई जो है वो ए से 28% ज्यादा है, ए से 28% ज्यादा है नहीं, इसका 30% भी निकालोगे तो 21-22 ही बनेगा, यानी 94 के आसपास ही पहुंचोगे अगर 30% भी जोड़ोगे तो। ठीक है, तो ये वैल्यू भी गलत हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ए इज 40% लेस देन डी, डी कितना है हमारा 120 है, और ए कितना है, ए 72 है। अभी देखो इसका 40% से कम है क्या, तो 40% इसका क्या होगा 48 हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे 48 तो 72 मिल जाएगा, इसका मतलब ये आंसर सही हो गया आपका। तो देखो ऐसे ही करना है, पीछे से चलोगे, सारे वैल्यूज को एक बार लिख लो, और उसके बाद जो कंपेयर करवा रहा है जैसे बोल रहा है वैसे हम चेक कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर डिसीजन and donated a sum of 48 which was equal to 80% of what she had decided earlier. What is 27% of her monthly income? सिंपल सी बात बोल रहा है कि पहले वो 12% का डोनेशन देना चाहती थी, लेकिन डोनेशन के दिन उसका मन बदल गया और वो इसके 80% का ही डोनेशन करती है। इसका मतलब इसका 4/5 का ही डोनेशन उसने किया। अब यही वैल्यू आपको दे रखा है 4800 के बराबर, निकाल दो। देखो 1248% यहाँ से मिल रहा है, 48 से मैं सीधा इसको डिवाइड करूंगा 100 मिल जाएगा, यानी 1% का वैल्यू क्या हो गया 500 के बराबर। ये 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, 27% ऑफ मंथली इनकम, 1% का वैल्यू पता है, 27% का वैल्यू क्या होगा, 27 इंटू 5 करोगे 135, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा चीज है, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ध्यान दे देना। 12% पहले देना चाहता था, उसका अब 80% ही डोनेशन दिया है, इसका मतलब इसका 4/5 का ही डोनेशन दिया, और वो वैल्यू 4800 के बराबर। सिंपल, और कुछ ज्यादा नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 43,000। ए स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी। इफ देयर शेविंग आर द सेम, व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि ए 95% सैलरी का खर्च करता है और बी अपने सैलरी का 80% खर्च करता है, लेकिन फिर भी देखना उसका बोल रहा है कि सेविंग इक्वल। ए का सेविंग कितना है, तो ए का 5% है, और यही वैल्यू बोल रहा है कि बी अपना सैलरी का 20% बचाता है, 80% खर्च कर रहा है, इसका मतलब बी जो है 20% बचा रहा है, तो यानी ए का 5% बराबर है बी के 20% के इक्वल। तो ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से ए बाई बी क्या बोलोगे 4:1 का रेशियो मिल रहा है, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करो तो 4, बी को नीचे ले आना तो 4:1 का रेशियो बन जाएगा। क्या पूछ रहा है, अब सम ऑफ सैलरी मुझे पता था, अब ये 5 करस्पॉन्ड कर रहा है 43,000 को, क्विकली निकालो एक का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 8,000 यहाँ से मिल रहा है और 600, यानी एक का वैल्यू 86 हो गया। क्या पूछ रहा है, सैलरी ऑफ ए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3200 यहाँ 32,000 यहाँ से मिलेगा और 2400 और मिलेगा, यानी 34,400, ये वैल्यू हो गया। ज्यादा जो आसान सवाल होते हैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना होता है। ठीक है, क्विकली करो, एज फास्ट एज यू कैन, फटाफट लिखो, फटाफट आंसर निकालो, खत्म करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, नंबर इज मिस्टेकनली multiplied by 7/5 instead of being multiplied by 3/2. What is the percentage change in the result of due to this? सिंपल सा सवाल है, पहले उस वैल्यू को 7/5 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया आपने 3/2 से। देखो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, जो इसका नीचे में दिख रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है इसका तुम कॉमन एक मल्टीपल ले लो, नजदीकी कॉमन टेबल में 5 2 है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके 10 ले लें। ठीक है, ये ले लिया नंबर, इसको उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देख लो परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है।
तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना था 7/5 से, इसका मतलब ये वैल्यू बनता कितना, 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू देखना कितना बनता, 14 के बराबर। लेकिन उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू देखना कितना बन गया, 5 टाइम्स जाएगा 15 बन गया। अब देखो परसेंटेज चेंज क्या दिख रहा है कि ये नंबर मिस्टेक, अच्छा इससे मल्टीप्लाई करना था, रियल में मल्टीप्लाई करना था हमको 3/2 से, यानी 15 बनना चाहिए था, बन गया 14। इसको हटाओ, बनाना था हमें 15, बन गया वैल्यू 14। कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया, तो बोलोगे कि 1 का डिक्रीज हो गया 15 के ऊपर, यानी 1/15 परसेंटेज में चेंज आया। 1/15 को क्या बोलते हैं, 6 2/3% के बराबर। कौन है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल का क्रक्स क्या है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके मल्टीपल ले लेते हैं, या फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ पे देखना ये दोनों में कोई मल्टीपल नहीं था, वरना आप एलसीएम भी बोल सकते हो कि मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वरना अगर इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं होता है तो बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, या फिर एलसीएम बोल लो या मल्टीप्लाई कर लेना। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो, जिसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम। जैसे ये 2 5 क्या है, को प्राइम। तो को प्राइम पता है क्या, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच कोई भी मल्टीपल नहीं होता। जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, इनके बीच कोई मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर मैं ले लूँ 8 और 16, देखना इनके बीच भरा हुआ मल्टीपल है। या फिर मैं ले लिया 2 और 8, तो इनके बीच भी देखना एक 2 मल्टीपल है। ठीक है, इन दोनों में 2 है, 2 फैक्टर है, बेसिकली 2 इन दोनों के बीच मौजूद है, ये कॉमन नहीं हो सकते। लेकिन ले लेता हूँ मैं, जैसे 47 ले लिया, 49 ले लिया। अब देखो इन दोनों के बीच कोई भी मल्टीपल नहीं है। या फिर ले लो आप ऐसे नंबर ले लो, 25 ले लो और 16 ले लो। अब देखो इन दोनों के बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों भी को प्राइम होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, प्रूव। अच्छा देखना, एक चीज ध्यान देना, जैसे जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ना, तो उनमें कुछ ना कुछ लर्निंग है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, देखोगे तो टैक्स बराबर करना। ठीक है, ऐसे सवाल में क्या करना होता है, ये क्रक्स पढ़ना होता है। तो ऐसे आप इन चीजों को ध्यान देना। ठीक है, कि कहाँ कुछ नया मिल रहा है और क्या इसमें जो चीजें याद रखने लायक है, किसको जो नोट करने लायक चीजें, उस पर ध्यान देना कि कौन सी चीजें किस सवाल में एप्लीकेबल है, कौन से सवालों में कैसा अप्रोच है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, तो क्विकली बना पाओगे। और देखो जिसमें भी अप्रोच होगा मैं दिखाता जाऊंगा। देखो, और इसमें देखना क्या था कि जो डिनोमिनेटर है उसके नंबर को हम लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखना, इस सवाल में देखना थोड़ा सा डिफरेंट है। बोल रहा है फ्रेश फ्रूट हैज 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स हैव 20% वाटर, देन फाइंड आउट हाउ मच ड्राई फ्रूट यू कैन गेट फ्रॉम 100 kg फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट। देखो बोल रहा है कि इसमें 68% वाटर है फ्रेश फ्रूट में, और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। देखना ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि फ्रेश फ्रूट किससे बना होता है, तो फ्रेश फ्रूट में होता है वाटर और प्लस इसको बोलते हैं पल्प। मतलब अगर कोई ताजा फल है ना, तो उसमें कुछ पानी होता है और थोड़ा सा पल्प होता है। अब यही वैल्यू क्या बोल रहा है इसमें कि अभी जब ये फ्रेश है फ्रूट, तो इसमें 68% वाटर है। अभी कितना है, 68% वाटर है। इसका मतलब पल्प कितना होगा, 32%। और जब ये फ्रेश से जब ये ड्राई बनता है, जब इसको तुम सुखा दोगे, इसको जब ड्राई कर दोगे, तो देखना वाटर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वाटर खत्म हो जाएगा और ड्राई फ्रूट में क्या बचेगा, वाटर कितना बचेगा, सिर्फ 20% बचेगा, पूरा खत्म नहीं होगा, सॉरी 20% बच रहा है, और बाकी का जो परसेंटेज बच रहा है वो 80% पल्प हो जाएगा। ठीक है, तो बना किससे होता है, फ्रेश फ्रूट बना होता है वाटर प्लस पल्प से, और ड्राई फ्रूट बना होता है वाटर प्लस पल्प से। लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम जाता है, वाटर का परसेंटेज बहुत कम जाएगा और पल्प का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये देखना क्या होता है, अब यहां से देखो क्रक्स क्या है इसका, कि पल्प चेंज नहीं हो। पल्प जितना पहले था क्वांटिटी के टर्म्स में, जैसे मान लिए इस 32% का वैल्यू कोई 1 kg रहा होता, मान लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, तो अगर ये 1 kg अगर रहा होता, तो इस केस में भी ये 1 kg ही बनेगा, पल्प नहीं बदलेगा। पानी यहां मान लिए 5 kg था, तो कुछ सूख जाएगा और ये 1 kg ही बचेगा, फॉर एग्जाम्पल है ये। लेकिन यहां पे क्या होगा, पल्प अगर पहले 1 kg था, तो अभी भी ये 1 kg ही बचेगा। ठीक है, तो ये बात अगर समझ में आ गया है, तो अब देखो इसको हम क्विकली करते हैं। मुश्किल सवाल नहीं होते हैं ये सब, बहुत ही आसान सवाल है, ये सब में तो समझ लगना ही नहीं चाहिए, ये सब बेसिक सवाल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अब समझ में आ गया तुम्हें कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पल्प को हम सेम करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रेश फ्रूट का जो 32% है पल्प का, वही क्या होगा बाद का। देखो ना, ये जो अप्रोच है इसको ध्यान में रखना, यही बाद में क्या होगा, ड्राई फ्रूट का 80% का वैल्यू बनेगा। ठीक है,
जो फ्रेश फ्रूट का 32% है, क्योंकि 68% वाटर था, तो हम पल्प को बराबर करेंगे, हम सिर्फ पल्प पे फोकस करेंगे। फ्रेश फ्रूट का 32% पल्प बराबर होगा ड्राई फ्रूट के 80% पल्प से। अब देखना यहाँ से फ्रेश और ड्राई का रेशियो मिल जाएगा तुम्हें। देखो डिवाइड कर लो 8 से, तो ये बन जाएगा 10, वैसे 16 से डिवाइड कर लो यार, 16 सबसे बड़ा मल्टीपल 16 ही दिख रहा है। देखो 16 से डिवाइड कर लेते हैं, ये बच जाएगा ऊपर में 5 और ये नीचे में बच जाएगा 2। 16 से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा 2 और ये मिलेगा 5। तो देखना फ्रेश और ड्राई फ्रूट का रेशियो मुझे पता चल गया कि अगर फ्रेश फ्रूट 5 रहता है तो ड्राई फ्रूट निकल के आता है 2। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट हाउ मच ड्राई फ्रूट यू कैन गेट फ्रॉम 100 केजी फ्रेश। अब यही 5 का वैल्यू दिया हुआ है 100 केजी के बराबर, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लायर आ गया ना, 20 मल्टीप्लायर, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 into 20 करोगे 40 मिल जाएगा। यानी अगर 100 केजी, ये हो गया आंसर, यानी 100 केजी फ्रेश फ्रूट होता तो 40 केजी उससे ड्राई फ्रूट मिलता। ठीक है, समझ में आओगे। मैं एक बार क्विकली आपको बताता हूँ कि क्या करना था। बस हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जितने भी पल्प हैं, पल्प को हम बराबर करेंगे, फ्रेश फ्रूट का पल्प और ड्राई फ्रूट का पल्प दोनों को इक्वल करना, रेशियो निकाल देना, क्योंकि पल्प बराबर होते हैं। यहाँ से क्या बोलेंगे कि फ्रेश फ्रूट का 32% का वैल्यू क्या है, ड्राई फ्रूट का 80% होगा। बस यही वैल्यू आपका आंसर दे देगा। यहाँ से क्विकली 2 सेकंड में रेशियो लिखो, 5 सेकंड में, और अगला 5 सेकंड में वैल्यू निकालो, 10 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। अच्छा ये सवाल देखना, ये सवाल सीपीओ का सवाल है। ठीक है, ये सीजीएल में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि काफी बड़ा सवाल हो जाता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, बट मे भी आगे हो सकता है सवालों में पूछा जाए, कहीं पे कैलकुलेटिव बनाना हो तो पूछा जा सकता है। देखना, तो मैंने इसको देखा और मैंने इसको कई तरीके से करने की कोशिश करी। जैसे मैंने 1000 लेकर के भी कोशिश किया और 100 लेकर के भी कोशिश किया, लेकिन फाइनली मैं क्या पहुंचा हूं ना कि इसमें वैल्यू मानने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है कि जो वैल्यूज दिया हुआ है हम उसी वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट करेंगे, तभी ये सवाल आप क्विकली कर सकते हो। जो 50,000 देता है ना, इसी वैल्यू को लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे। और अच्छा देखना, मैं इसके 3 सवाल 4 सवाल लिए हूँ, 3 या 4 सवाल है में भी, तो उससे मैं क्या दिखाऊंगा कि हमेशा ये वैल्यू, और देखना इसमें खूब सारे नंबर ऑफ जीरो दे देते हैं, जैसे 50,000, 75,000, 80,000, इस तरीके का वैल्यू दिया जाता है, ताकि आप परसेंटेज इसी से कैलकुलेट कर पाओ, ज्यादा कुछ वैल्यू एज्यूम मत करो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ये नंबर इसी को लेकर के चलना। अब देखो जो सवाल बोल रहा है हम करेंगे। तो क्या बोल रहा है, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000, he used to spend on 3 heads: personal, family expense, taxes, philanthropy। यानी एक हो गया पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस हो गया दूसरा, और फिलेंथ्रोपी हो गया तीसरा, और रेस्ट जो है उसका सेविंग। चलो जो बोल रहा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ई वाज 50% ऑफ द इनकम। देखो टोटल इनकम पता था कि 50,000 है। अब देखना क्या बोल रहा है, ई यानी फैमिली एक्सपेंसेस कितना हो गया, इसको करो इस तरीके से लिखो, ये हो गया ई। देखना ये ई हो गया, और ई का वैल्यू कितना हो गया, 50% ऑफ हिज इनकम, यानी ये यहां से देखना क्या बोलोगे, 25,000। ठीक है, सारे वैल्यूज हम रियल कैलकुलेट करते चलेंगे ताकि आगे परेशानी ना हो। टी वाज 20% ऑफ ई, तो यहाँ से टी कितना मिलेगा, 20% इसका निकालोगे तो ये 5,000 के बराबर। देखो पी कितना हो जाएगा, पी इसका बोल रहा है 15%, यानी यहाँ से पी हो जाएगा 750। अब देखना क्या बोल रहा है, सेविंग कितना हो जाएगा टोटल, इस केस में देखना माइनस करोगे, 25 5 30,000 हो जाएगा, और 750, इसका मतलब 50 था, यानी 20,000 में से 750 माइनस करोगे 19,250 मिलेगा। इसका मतलब इस बार का सेविंग कितना हो गया, 19,250 का। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज बाय 40%, यानी अब इसका सैलरी कितना हो गया, इसका 40% बढ़ा लो, 50,000 का ये बन जाएगा 70,000 के बराबर। अब आगे क्या बोल रहा है, ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब उसके जो परसेंटेज लेवल था पहले 50%, वही परसेंटेज अभी ये मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब इसका जब निकालोगे 50%, तो देखना ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 35,000 के बराबर। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट टी बिकेम 30% ऑफ ई, इसका 30% निकालो, क्या बन जाएगा, 3500 गुना 3 करोगे यानी 9,000, और 1500 और 10,500। ये सब देखो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विकली करो, ठीक है, मेंटली करो। एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी, देखो इसका 20% निकालोगे, 1050 इंटू 2 करोगे 2100 मिलेगा। निकालो इस केस में क्या बच रहा है सेविंग, देखो 35,000 10,000 जोड़ोगे 45,000 बनेगा, और 47,600 का वैल्यू ये बन रहा है, 47,600 ये वैल्यू बन गया, यानी 2400 इधर और 20,000 उधर, यानी 22,400 इस केस में सेविंग बन रहा है। अब देखना आगे क्या बोल रहा है,
व्हाट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर और लेस देन द अर्ली सेविंग। तो अब हमें पता है कि ये वाला सेविंग जो है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 2400 और 750। 24 7 3100 करोगे, 3150 ये वैल्यू ज्यादा है, 2400 इधर है, 750 और, यानी 3150 वैल्यू ज्यादा है कितने के ऊपर, अर्लियर सेविंग। तो अर्लियर सेविंग को नीचे रखोगे 19250, वैल्यू देखना कितना ज्यादा है, तो 1925 हमारा बनता, 1925 रहता तो 10% बनता, 10% से देखना 1925 ही होता तो 10% बनता, उससे तो बहुत ज्यादा वैल्यू दिख रहा है। देखो 10% से ज्यादा कौन दिया हुआ है, लेस बोल रहा है तो गलत हो गया, पहले तो लेस वाला गलत कर लो, मोर है 8.2 ही दिया हुआ है, यानी 60% वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1950 भी होता ना तो ये 10% से ज्यादा का वैल्यू बनता है, ये तो 3150 है तो 15% से ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो वैल्यू हमारा ये बन जाएगा, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल हमने पहले भी करे, आसान है, अगर वही जो वैल्यू दिया हुआ है और वही वैल्यू लेकर के चलना है तो। ठीक है, ऐसे सवाल और मिलेंगे, 2-3 और हैं आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। देखो क्या बोल रहा है, 7 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बाउट फॉर सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ ए ईयर, 8 कॉपीज ऑफ द सेम बुक कैन बी बाउट फॉर द सेम सम इन रेडी मनी, व्हाट इज द रेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। देखो सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, मैं अगर इसको आंसर करना चाहूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि एक बुक का इंटरेस्ट ले लिया कितने के ऊपर, 7 बुक के ऊपर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना परसेंटेज में बन जाएगा, 1/7 को आप क्या बोलते हैं, 14.28%। ये इतना सिंपल सा सवाल है, बस 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना क्या कि देखो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अभी तुम्हें अगर मान ली कोई फ्रिज लेना है, मान ली वो 10,000 का है, ठीक है, 10,000 का फ्रिज है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है तो क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे और फ्रिज तुम ले लोगे और तुम्हें बोलोगे कि 1 साल बाद में पैसे दे देता हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू आपको कितना का पड़ जाएगा, 12,000 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, 10,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग जाता है और वो आपको 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलर सी बात यहाँ भी है कि कुछ इंटरेस्ट लगेगा। अब देखना वही चीज क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते अभी, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे होते तो तुम्हें सेम अमाउंट में 8 बुक मिल गया होता। ठीक है, अगर अभी लेते ना तो 8 बुक मिल गया होता, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें 7 बुक ही दिया जाएगा। ठीक है, 7 बुक ही दिया जाएगा और तुम पैसे 1 साल बाद पे कर सकते हो। इसका मतलब हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि 7 बुक मिल रहा है, मतलब 8 बुक का जो प्राइस है वो 7, मतलब जो पैसे हमें 8 बुक में पे करने चाहिए थे वही पैसे हमें 7 बुक में ही पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब एक बुक का बेसिकली यहाँ पैसा जो आपको दिया हुआ ना वो सिर्फ आर्टिकल के टर्म्स में ही दिया हुआ है, कि बुक्स के टर्म्स में ही पूरा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बुक का तुम्हें लॉस हो गया, यानी एक बुक इंटरेस्ट में चला गया, कितने बुक के ऊपर, 7 बुक के ऊपर। तो यहां से क्या बोलोगे परसेंटेज, 1/7 का, और ये वैल्यू 14.28 बनेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि आपको 7 बुक ही मिल पाया उतने ही पैसे में जितने में आपको 8 बुक मिलने चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ, एक बुक का जो प्राइस है, एक बुक का प्राइस आपका इंटरेस्ट में चला गया 7 बुक के प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इंटरेस्ट लग गया एक बुक 7 बुक के कारण। अगर आपको पास पैसे होते तो आप डायरेक्ट अभी इसको 8 बुक ले सकते थे वही पैसे से, लेकिन चूंकि आपने 1 साल लेट किया तो आपका एक बुक का इंटरेस्ट लग गया और आपको 7 बुक ही मिल पाया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। आगे से क्या करना है, जैसे ही देखोगे 7 बुक लेना था, 8 बुक खरीदा, यानी एक बुक का उसको 8 बुक खरीद सकता था, 7 बुक ही मिल पाया, इसका मतलब एक का इंटरेस्ट लग गया 7 के ऊपर। ठीक है, आगे से क्विकली कर लेना, इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या बोल रहा है, if decreasing 110 y x% gives the same result as increasing 50 y x%, then x% of 650 is what percentage more than x plus 20% of 180। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है, जो कर रहा है मैं वैसे वैसे ही पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं एक बार हम लोग, फिर उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बोल रहा है 110 को x% से डिक्रीज करना है। अब यहाँ देखना 110 है, x% से डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं किसी वैल्यू को 20% से डिक्रीज करना चाहता हूँ तो उसको क्या हमको करना पड़ता है, बेसिकली उसमें 80/100 करना पड़ता है। उसको फ्रैक्शन के टर्म्स में हम कभी 4/5 भी बोलते हैं। तो देखना ये ऊपर में बेसिकली हमने किया क्या था, 20% डिक्रीज करना है तो मैंने 100 माइनस 20/100 लिख दिया। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, अगर x% से डिक्रीज कर रहे हैं हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस x/100। ये वैल्यू अब इतना बन चुका है। अब यही रिजल्ट क्या बोल रहा है कि जब हम 50 को x% से इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब 100 प्लस x करेंगे 100 करेंगे। तो देखना बार बार अब ये मैं समझाने के लिए लिखा हूं, अगली बार से इसको मत लिखना। ठीक है, अगली बार से क्या लिखोगे डायरेक्ट मैं वो भी लिख के दिखा।
ठीक है, अगली बार से क्या लिखना, डायरेक्ट डायरेक्ट ये लिखना है कि 110 इंटू 100 माइनस एक्स, और यही रिजल्ट मिल रहा है जब 50 को हम 100 प्लस एक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स का यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी जो पूछ रहा है निकल आएगा। तो 10 से डिवाइड करो 5 मिलेगा, 10 से डिवाइड करो 11 मिलेगा। तो देखना मल्टीप्लाई करो 1100 बन जाएगा, और 11x बराबर कितना हो गया 500 प्लस 5x। देखना उधर ले जाओगे x को, बन जाएगा 16x, ये वैल्यू हो जाएगा 600 के बराबर। देखो x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 208 का जो मल्टीपल होता है वो 200 होता है। तो 200 अगर 8 का मल्टीपल है तो 600 भी होगा, और 25 गुना 8 होता है, इसका मतलब 8 से डिवाइड करूंगा तो मैं ये 2 मिलेगा, और 3 बार और जाऊंगा, 25 गुना 8 होता है तो 75, ये वैल्यू मिल जाएगा। देखना x का वैल्यू कितना हो गया 75/2, जिसको हम लोग बोलते हैं 37.5%। x का वैल्यू मुझे मिल गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x प्लस 20% ऑफ 180। देखो इसको कैलकुलेट करो, x% ऑफ यानी 3/8 कैलकुलेट करना है 650 का। देखो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि ये 640 था, इसको ऐसे लिख लो 640 प्लस 10। देखना 3/8 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको थोड़ा सा लिख ही डालता हूँ। देखो 650 था, 37 निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे 3/8 इंटू 640 प्लस 10। देखो 8 से डिवाइड करोगे ये मिल जाएगा आपको 80 टर्म्स, 240 यहाँ से बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1.25 इंटू 3 करोगे 3.75, 243.75 ये वैल्यू मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, x प्लस 20% यानी 57.5% ऑफ 180। ठीक है, 60% निकाल देते हैं, 18 तक 108 होता है, और क्या बोल रहा है -2.5% करोगे यानी 10% बाई 4, यानी 18 को 4 से डिवाइड करोगे -4.5 आपको इसमें करना है, यानी ये वैल्यू मिल गया। देखना 103.5। अब देख लो ये वैल्यू इससे कितना ज्यादा बड़ा है, ये 243.75 है, तो इतना तो क्लियर है कि 100% से ज्यादा है, और 150 से कम है। क्यों 150 से ज्यादा मैं क्यों कम बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वैल्यू 206 और प्लस 50 यानी 256 से बड़ा होता तो 150% से ज्यादा होता, यानी 150% से कम चाहिए, 100% से ज्यादा चाहिए। देखो कौन सा वैल्यू है, यही वैल्यू है, ये गलत है। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने में ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार समझ में आया होगा ना, ये 243.75 था, और ये वैल्यू था 103.5। देखना इसका अगर 100% होता है, 100% ज्यादा होता कब, जब ये वैल्यू 207 के बराबर होता, तब इसको हम 200 मल्टीप्लाई करते तो कहते हैं ये 100% ज्यादा है। अब देखना ये वैल्यू 103 है, और अगर ये वैल्यू मान लीजिए 207 प्लस इसका 50% निकालो, ये बोलोगे कि 52, अप्रॉक्स 52। अब ये 259 होता तो हम कहते कि 150% से ज्यादा है, लेकिन देखना उससे काफी कम है, इसका मतलब 150 से तो कम होगा और 100 से ज्यादा होगा। यही वैल्यू बीच में मिल रहा है, तो ये वैल्यू आंसर बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मैन हैज मंथली सैलरी ऑफ 50,000 व्हिच ही स्पेंड्स ऑन फैमिली एक्सपेंस, टी टैक्सेस, डोनेशन, सी रेस्ट ही सेव्स, ई 60% ऑफ सैलरी, टी 20% ऑफ सैलरी, सी 50% ऑफ इट। देखो फिर से वही करना है, हमने पहले भी ऐसा सवाल किया था। देखो क्या करोगे, यहाँ पे ई लिखो, क्या बोल रहा है, ई 60% ऑफ सैलरी, तो ये 30,000 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, टी टी कितना हो जाएगा, टी 20% ऑफ ई। देखना इसका 20% निकालोगे तो ये 6,000 बन जाएगा। फिर क्या है, सी है डोनेशन, जो कि 15% है इसका, यानी ये 900 हो जाएगा। देखना सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा 36,900, यानी 13,100 बच जाएगा तुम्हारा, 13,100 बच जाएगा सेविंग। देखो आगे क्या बोल रहा है, when his income is increased by 40%, यानी अब ये इनकम कितना हो गया 70,000, then he let e as it was, इसको पहले की जैसे छोड़ रहा है, इसका मतलब 60% इसका ही इस्तेमाल करेगा वो एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ से क्या करोगे 70% इसका, 60% इसका निकालोगे तो क्या बन जाएगा वैल्यू 42,000 के पास, ये हो गया 42,000। बोल रहा है बट टी इज नाउ 30% ऑफ ई, इसका देखना ये 30% हो गया, यानी इसका 30% निकालोगे 4200 इंटू 3 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12,600 का। आगे क्या बोल रहा है, ई एंड सी इज 20% ऑफ टी, सी कितना हो गया 20% ऑफ टी, इसका 20% निकालोगे तो 1260 इंटू 2 करोगे 2520 हो जाएगा ये। देखना सेविंग कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, 42,000 और 12,000 54,600 हो गया। देखो 54,600 और इसमें 2500 और जोड़ेंगे, 54,600 में 2,000 जोड़ोगे तो 56,600 और 520 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 57,120 के बराबर। अभी वैल्यू देखना इसका कितना बच जाएगा, देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखना अगर ये सिर्फ 57,000 होता तो 13,000 बचता, तो 13,000 में से
अगर ये 57,000 होता तो 13,000 बचता, 120 ज्यादा है, इसका मतलब 13,000 से 120 कम, यानी 12,880। ठीक है, ये हो गया इस बार का सेविंग। समझना कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, कि अगर ये वैल्यू 13,000 के इक्विवेलेंट होता, 57,000 के इक्विवेलेंट होता, तो ये वैल्यू 13,000 का होता। इसमें से 120 कम है, इसका मतलब इधर 120 इधर ये ज्यादा था, तो इधर 120 कम बचा होगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये तो खोज रहा है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेविंग्स। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो गया, ये 13,000 से 100 ज्यादा है, ये 120 कम है, इसका मतलब इधर से 120 और 100 दोनों को जब करोगे तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, 220 के बराबर। ठीक है, इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस निकालना है, तो इधर 13,000 से 120 ये कम था और ये 100 ज्यादा था, दोनों के बीच का डिफरेंस 220 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 220 के बराबर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, वैल्यू लेकर के ही चलना, यही वैल्यू जो दिया हुआ है वही वैल्यू लेकर चलना, तो आसानी से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फिर से वही सवाल है, कर लेना यार, कर लोगे, ज्यादा कुछ है नहीं, 75,000 है, वही वैल्यू लेकर के चल लेना, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। देखो मैंने पहले बताया था कैसे लिखना है इसको, डायरेक्ट 110 इंटू 100 माइनस एक्स करेंगे, यही वैल्यू कितना दिया हुआ, 50 इंटू 100 प्लस एक्स के वैल्यू। देखो कैलकुलेट करो, 10 से डिवाइड करो, 5 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। ये हो गया 1100 माइनस 11x का वैल्यू, ये हो गया 500 प्लस 5x के इक्विवेलेंट। यहाँ से देखो 16x का वैल्यू कितना मिल गया, 600 के बराबर। फिर से देखो दोनों 8 का मल्टीपल है, क्योंकि 200 जो होता है ना, 200 ही 8 का मल्टीपल होता है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे वैल्यूज याद रखता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो ये मुझे देखते ही पता कि 600 मल्टीपल होगा, क्योंकि 200 ही मल्टीपल है, और ये वैल्यू 200 इंटू 3 है, और ये होता है देखना, ये 200 जब डिवाइड करोगे तो 25 मिलता है, 25 गुना 3 करेंगे तो सीधे 75 मिलेगा, 8 से डिवाइड करने पे 2x का वैल्यू हो गया 75, x का वैल्यू कितना हो गया 37.5। इसलिए मैं ये सब वैल्यूज याद रखता हूँ ताकि क्विकली कर सकें। चलो आगे क्या बोल रहा है, देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर मोर देन x माइनस 10% ऑफ 70। देखो 650 अगर निकालना है 3/8, 37.5% को क्या बोलोगे 3/8। देखो इसको 3/8 करते हैं 650 का, ये वैल्यू देखो कितना बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे 640 प्लस 10। जैसे ही ये जब मल्टीपल मुझे दिख रहे हैं तो मैं इनके पास जाऊंगा, और अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 30 टाइम्स 80 टाइम्स, और 80 इंटू 3 हो जाएगा 240, और प्लस जब 10/8 करोगे तो ये मिलता है 1.25, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3.75, यानी बेसिकली ये वैल्यू 243.75 बनेगा। चलो आगे क्या बोल रहा है, मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780। अब यहाँ से x माइनस 10% निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 27.5%, किसका, तो 780 का। देखो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, 27.5% निकालना है, 30% निकाल दो, 78 इंटू 3 करोगे 210 और 24, 234 में से माइनस कितना करोगे, 78 का 1/4, ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 27.5% ही है। तो 78/4 करोगे तो देखना कितना मिल जाएगा, 19.5, इसका मतलब 19.5 हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। 20 माइनस कर लो, देखो 20 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 214, और 0.5 और जोड़ोगे 214.5 मिल जाएगा। तो एक वैल्यू पता चल गया कि 214.5 है, दूसरा वैल्यू कितना है 243.75। देख लो कितना ज्यादा है, 14 करोगे अप्रॉक्स 30 ज्यादा मिल रहा है, 30 ज्यादा है कितने के ऊपर, 30 जोड़ोगे तो 143.75 हो जाएगा, 30 के अप्रॉक्स है तो 14.75 के ऊपर। देखो परसेंटेज निकालना है, क्लोजिंग वैल्यू मिल रहा है क्या, 12, 14, 18, अच्छे 2% है, निकल जाएगा। देखो तो 14.75 पर 10% जाओगे तो 21 मिल जाएगा, तो 10% तो वैल्यू हो चुका है हमारा। अब ये 21.4 था, अब ये देखो कितना बच रहा है, अप्रॉक्स 8.6 बच रहा है, 2.4 के ऊपर 4 बार जाओगे तो 8.4 जाएगा, यानी 14% से तो वैल्यू थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अभी देखो ना 14% के बाद डायरेक्ट 17 है और 18 है, तो 3% तो ज्यादा नहीं होगा, तो ये वैल्यू 14% ही बन जाएगा। ठीक है, 14.5 के अराउंड ही रह रहा है, उससे ज्यादा बड़ा होता तो 15 होता, अगर यहाँ से अगर करोगे तो 15 मिलता, अब यहाँ तो 17 तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए वैल्यू 14% का ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्या बोल रहा है, इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट डिफरेंट सेंटर्स टोटल ऑफ इतना 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 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, द पास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सेंटर्स आर इतना इतना इतना, द पास परसेंटेज ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन ईच। देखो तो इसको क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू पता कर लो कि कितने स्टूडेंट एग्जैक्टली पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं, बस यही करना है। तो देखो इसका 20% निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 5, 30 का निकालोगे 30% तो ये वैल्यू हो जाएगा 9, 40 का निकालोगे 35% तो देखना कितना हो जाएगा 12 और प्लस 2 यानी 14। अब 45 का निकालोगे 40% तो देखना 4.5 इंटू 4 करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 18 का।
देखो 60 का निकालोगे 50% तो ये वैल्यू हो जाएगा 30, और 100 का निकालोगे 75% तो ये वैल्यू बन जाएगा 75। देख लो कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ये बच्चे पास हो रहे थे। 9 5 14, 14 14 18 हो गया, 18 14, 9 5 14, 14 14 28 हो गया, 28 8 36, 10 46, 30 76 और 75, यानी 151 ये वैल्यू बन गया। देखो इसको जोड़ लेते हैं हम, ये देखना कितना हो जाएगा, 25 30 55 40 95 5 100 140 60 200 और ये 300, यानी 151/300। कितना वैल्यू दिख रहा है? 5% ही तो पूछ रहा है। हाँ देखो 50% का आसपास का कौन सा वैल्यू है? ये गलत हो गया, 53 तो नहीं होगा। अच्छा 50% ही बोल लो यार, एकदम बहुत ही उसके नजदीक ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रेनू saves 20% of your income, her expenditure increases by 20% and income increases by 20%, 29%, her savings increases by। देखो क्या बोल रहा है, मान लो एक्सपेंडिचर सेव्स 20% ऑफ इनकम, यानी 80 रहा होगा एक्सपेंडिचर, 20 रहा होगा इसका सेविंग और 100 इसका इनकम रहा है। देखो इनकम बोल रहा है 29 से बढ़ गया, यानी ये हो गया 29। हर सेविंग और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, ये हो गया 16। अब देखो ये 29 बढ़ गया था, 16 यहाँ खर्च कर दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 13 सेव किया होगा। ठीक है, क्योंकि 29 इसके इंक्रीमेंट हुआ। देखो 13 बढ़ गया कोई भी चीज 20 के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे 65%, क्योंकि 1/20 होता है 5 के बराबर, 13 से मल्टीप्लाई करके 65, तो आंसर हो गया 65%। ठीक है, तो इसको 100 मान के ही करना है। ठीक है, 100 मान के ही करना है, लेकिन मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक बार आपको पहले दिखाया था। देखो क्या करना है, इनकम और उसका रेशियो लेना है। तो यहाँ पे देखो अब मैं ज्यादा क्विकली करूंगा। 20% बचा रहा है, इसका मतलब 4:1 का हो गया। और क्या बोल रहा है, उसका जो 20% का वृद्धि हो गई, यानी ये 20% हो गया, और इधर जो एग्जैक्टली इस पर प्रभाव पड़ेगा वो 29% का दिया हुआ है, इसको मानेंगे हम x। मल्टीप्लाई करो 80 प्लस एक्स अपॉन 5 का वैल्यू दिया हुआ है 29 के पावर। देखना यहाँ से क्या मिल जाएगा, 80 प्लस एक्स के वैल्यू 29 इंटू 5 करोगे तो 120 145 होता है। एक्स का वैल्यू देखना कितना आ गया, 65%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन 100 लेकर कहीं चलना, वरना ये चाहो तो कर सकते हो, वरना 100 यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है 100 लेकर के चलने में। जहाँ इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे ये सबसे बढ़िया इस्तेमाल होगा, मैं उसको दिखाऊंगा, और उस केस में ऐसे ही इस्तेमाल करना है। चलो आगे के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये है 77। देखो क्या दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन इज 66.66% मोर देन हिज सेविंग, एंड इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 44% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बाय 60%, देन हिज मंथली सेविंग इंक्रीजेस बाय 1040। फाइंड आउट द इनिशियल एक्सपेंडिचर। देखो सिंपल सी बात, यहाँ से क्या बोल रहा है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेविंग से 66.66% ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम सेविंग को बोले 3, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इससे 2/3 ज्यादा है। इसका मतलब ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 था तो इससे बोल रहा है 2/3 ज्यादा है, इसका मतलब 2 ज्यादा है, तो 3 + 2 क्या बनेगा 5। अब देखो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर ही होता है इनकम, तो ये बोलेंगे हम इनकम कितना हो गया 8। अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 44%। देखो 44% से अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक एक जीरो डाल देते हैं ताकि ये वैल्यूज आसान पड़ जाए हमें। ठीक है, तो यहाँ से इनकम को बढ़ाओ 44%, 44 इंटू 8 क्या करना पड़ेगा, 44 इंटू 8 करना पड़ेगा, 320 प्लस 32 यानी 352, यानी ये वैल्यू हो गया 35.2। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 60%। एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो 60% से, ये वैल्यू हो जाएगा 30, इसका 30 निकल के आ जाएगा। सेविंग इंक्रीज बाय 1040, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये 35.2 का इंक्रीज हुआ तो यहाँ अगर 30 है तो ये वैल्यू 5.2 रहा होगा। अब देखो यही बोल रहा है कि सेविंग इंक्रीज बाय 1040, यानी हमारा जो 5.2 का वैल्यू था वो 1040 के बराबर है। ठीक है, इनिशियल एक्सपेंडिचर निकालना है। अब यहाँ से देखो क्या बोलोगे, डेसिमल हटाओगे, यहाँ नीचे में 10 आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 20, और ये एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 200। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनिशियल एक्सपेंडिचर निकालना है। इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारे पास 50 था, 50 इंटू 200 करोगे, वैल्यू देखना कितना आ जाएगा 10,000 के बराबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो 78 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन इतना है, वो 3 चीजों पर खर्च करता है, व्यक्तिगत पारिवारिक खर्च भी, जैसे हमने पहले देखा है, तो वही सिंपल सी चीजें हैं। ई पे खर्च कर रहा है 3, 50% है, और ई का 20% है। देखो कैलकुलेट करते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। देखो इस पे ई पे कितना कर रहा है 50%, तो ये हो जाएगा 80,000 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू देखो 1,60,000 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ई जो है पी का 20%, और ये पी था,
और ये ई है पी का 20%, इसका 20% निकालोगे तो 16,000 बन जाएगा। ठीक है, टी जो है ई का 50% है टी। अब ई का देखना 50% निकालोगे तो 1600 और प्लस इसमें 800 और जोड़ोगे यानी 2400। अब ये देखना सेविंग कितना हो जाएगा, अभी सेविंग हम लिख लेते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो। देखो ये 80,000 और 16,000 96,000 और 2400 है, ये 98,400 ये वैल्यू बन गया 98,400। अब इसमें माइनस करना है तुमको 1,60,000, यहाँ से क्या बोलोगे 61,600 ये मिल जाएगा 61,600। ये सेविंग हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, जब उसके वेतन में 30% का इंक्रीमेंट हुआ, 30% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया 2,08,000 के बराबर। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, तो उसने पी का प्रतिशत पहले जितना ही रखा, अब इसका 50% रख दिया, इसका मतलब 50% निकालो तो क्या वैल्यू हो जाएगा, देखना 1,04,000 हो जाएगा, ये 1,04,000। आगे क्या बोल रहा है, ई पी का 30% हो गया, ई जो है पी का 30%, यानी इसका 30% करोगे तो कितना मिलेगा 10,400 है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 10,400 का, 10% का वैल्यू 10,400, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 30% मिलेगा, यानी 30,000 प्लस 1200 31,200। कैलकुलेशन देखो अच्छे से करना, ये सब इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट आप अच्छे से करो। फिर टी देखना, ई का 20% हो गया, इसका 20% निकालोगे 3120 गुने 2 करोगे 6240 हो जाएगी। अब देखो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो हम जोड़ देते हैं इन तीनों को। देखो 1,04,000 यहाँ पे है और 31,000 यहाँ पे मिल रहा है, यानी 1,35,000 और 6,000 यहाँ पे मिल रहा है, 1,41,000 और 200 और 240, यानी 1,41,440 का ये वैल्यू बन रहा है टोटल मिला करके। अब देखना, अब हम सेविंग अगर लिखना चाहें तो आपको माइनस करना पड़ेगा 2,08,000 में से। अब देखो इसमें से अगर माइनस करते हो, चलो इसको से पहले हम माइनस कर लेते हैं 1,40,000, तो बोलोगे कि 68,000 हमें बच रहा है हमारे पास, लेकिन उसमें बोलोगे कि 1440 और माइनस करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 66,560 के बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब 68,000 बच रहा था उसमें 1400 माइनस करना है, तो 1400 जब माइनस करोगे तो एक तो तुम्हें ऐसे कम जाएगा, ये 68,000 था मान ली वैल्यू, तो इसमें से अगर मान लो 1400 पहले तुम माइनस करोगे तो 66,000 बचेगा, फिर 40 और माइनस कर दोगे तो 6540 बचेगा, तो ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 66,560 के बराबर। अब देखो इन दोनों का सम ही तो पूछ रखा है, दोनों सेविंग्स का आपको सम बताना है। देखो इन दोनों सेविंग्स का सम कितना होगा 60,000 और 60,000 यहाँ भी है, 1,20,000 हो गया और 6,17,000 यहाँ है, 1,27,000 से तो ऊपर वैल्यू चला गया। देखो कौन मिल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1,27,000 से ऊपर का वैल्यू यही मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ कैलकुलेशन है इस सवाल में, लैंग्वेज देख करके डरना नहीं है। अगर मान लीजिए कल को सवाल आ जाता है तो लगेगा 2-2.5 मिनट 3 मिनट लगेगा करने में, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि कुछ नया नहीं है, बस कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ, देखो बोल रहा है सोनू डिसाइड्स टू डोनेट 12% ऑफ हिज मंथली इनकम इन इंटरेस्ट, बट ही चेंज हिज डिसीजन ऑन द डे ही डोनेटेड 2160, दिस इज 125% ऑफ व्हाट ही डिसाइडेड फर्स्ट टू डोनेट द, देन फाइंड आउट द मंथली सैलरी ऑप्शन। देखो फिर से वही बोल रहा है जैसा हमने पहले किया था, 12% इंटू क्या हो जाएगा 125% का क्या मतलब होता है, किसी को 5/4 से मल्टीप्लाई करना। इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2160। चलो कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से। देखो कैसे होगा, 12% है, 5 से इसको मैंने मान लिया, अगर इसको कैंसिल करता हूँ 5 से तो 400 मिलेगा और 160 का 32 यानी 432 हो गया। देखो 12 से कटेगा क्या, 4 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी 12 से तो ये वैल्यू डिविजल हो जाएगा। 12 ये करोगे 36, 7 टू मिलेगा, 12 छक 72, यानी 36 इंटू 4 144, 1% का वैल्यू 144 हो गया। तो आपका जो पूरा इनकम रहेगा वो इस पर डबल जीरो डालने से होगा, क्योंकि 1% का वैल्यू अगर 144 होता है तो 100% का वैल्यू उस पर डबल जीरो डालना पड़ेगा, तो 14,400 वैल्यू हो जाएगा। आसान सा सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, बी की ऊंचाई सी की ऊंचाई से 20% कम है, सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से 30% अधिक है, ये सी के ऊंचाई के बीच का कुछ अंतर दिया हुआ, तो बी का ऊंचाई निकालना है आपको। देखो फिर से मैंने जैसे बोला था पीछे चलना है तो हम पीछे से ही चलेंगे। देखो क्या बोल रहा है, डी की ऊंचाई, डी का मैं मान लेता हूँ 100 सेंटीमीटर है, तो बी का सी का कितना हो जाएगा, सी की ऊंचाई बोल रहा है डी की ऊंचाई से 30% अधिक है, यानी 130 इसका हो गया। अब क्या बोल रहा है, बी की ऊंचाई सी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी बी का जो ऊंचाई हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस करोगे 104 मिल जाएगा। फिर बोल रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, इसका 20% अधिक करोगे तो 104, 20% अधिक के लिए क्या करते हैं हम 6/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, सी और ए की ऊंचाई के बीच का अंतर 6.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी और ए का ऊंचाई दिया हुआ है तो हम माइनस कर लेते हैं, 130 माइनस कितना करना पड़ेगा 104 इंटू 6/5, यही वैल्यू आपको 6.5 6.8 बराबर दिया हुआ है। देखो पहले कैलकुलेट करते हैं, ये देखना हो जाएगा 650 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे 624/5, यानी ये वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, हमारे लिए ये वैल्यू हो जा रहा है 26/5 का, वही आपको दिया हुआ है 6.8 के बराबर।
देखो कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा क्या? देखो 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से हम इसको बोलेंगे 34। देखना ये मेरे को एक पार्ट का वैल्यू कितना मिल रहा है, एक पार्ट का वैल्यू देखना मैं यहाँ लिखता हूँ, एक पार्ट का वैल्यू कितना मिल रहा है 34/26 के बराबर। चाहिए क्या हमें? बी की ऊंचाई चाहिए, बी 104 दिया हुआ है, तो देखो इसमें 104 के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 104। देखना 26 से 4 बार में कैंसिल होगा, वैल्यू कितना मिल गया 34 × 4, ये कितना होगा 120 + 16 136। ये आपका आंसर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज ध्यान देना इसमें, मैं इसको इसको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि देखो जब इसका 20% निकालोगे ना तो ये देखना डेसिमल में आ रहा था, डेसिमल में आ रहा है, और मुझे पता है कि यहाँ पे बोला कि माइनस करना है क्योंकि इनके बीच का अंतर दिया होगा, तो हम डेसिमल में क्यों जाए, उसमें ज्यादा समय लगेगा। मुझे पता चल गया कि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में ये कुछ वैल्यू घटाना है तो वो फ्रैक्शन में आसान पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डेसिमल नहीं किया, वरना मैं इसको 20% कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे को पता चला कि जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन में माइनस हो जाएगा, वहां से वैल्यू हम इसको करस्पॉन्ड करा सकते हैं, इसलिए मैं इसको डेसिमल में नहीं लेके गया, वरना आप इसको डेसिमल में ले जा सकते थे, अगर जरूरत रहता तो हम ले जाते। मैंने देखा कि माइनस करना है तो वैसे भी हो जाएगा, तो हम इसको माइनस में नहीं लेते। चलो आगे देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, गर्ल एक्सपेंड्स 76% ऑफ एन इनकम, हर इफ हर इनकम इज इंक्रीज बाय 80%, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग। देखो क्या बोल रहा है, 76% खर्चा करती है, फिर 24% इनका सेविंग हो जाएगा, 100% इनका इनकम है। तो देखो इनकम रेज बाय 18%, यानी 18 ये बढ़ गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, ये एक्सपेंडिचर था 25% से बढ़ाओगे तो ये 6 मिल जाएगा। अब देखो इसका जो उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुआ, अच्छा इसका इसका खर्च में वृद्धि हुआ है, जाओ देख लेना, इसका ये एक्सपेंडिचर था, ये सेविंग है, और ये इनकम। एक्सपेंडिचर में 25% का वृद्धि है, इसका 1/4 करोगे तो ये 19 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बोलोगे कि -1 सेविंग हो गया, यानी सेविंग 1 से घट गया कितने के ऊपर 24 के ऊपर, इसको क्या बोलेंगे -1 हुआ है, बेसिकली माइनस में परसेंटेज मिलेगा। 1/24 का वैल्यू क्या होता है 4.166 के बराबर होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई थिंक यही होता होगा, देख लेना एक बार थोड़ा सा। 4% का देखो आसपास का वैल्यू कौन है, तो ये वैल्यू, ये सब वैल्यू गलत हो गई, वृद्धि वाला तो हो नहीं सकता, कमी वाला होगी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब देखो इसमें देखो हम परसेंटेज, देखो इसको हम रेशियो से क्यों नहीं करेंगे, देखना ये वैल्यू अगर अगर ये 75 और 25 दे देता, ये अगर इसको बोलता 75 और 25, तो हम यहाँ से करते 3:1 के रेशियो में हो जाता, तो फिर हम यहाँ से वो लगा देते। लेकिन अब देखना 76 दिया हुआ 24 दिया हुआ तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम क्यों करें, हमें तो समय बचाने के लिए करते हैं ना कोई भी चीज, यहाँ तो समय और ज्यादा लगेगा तो हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो इसको आप 100 के मेथड से ही कर लें। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन ऑर्डर 10 बुक्स ऑफ फिजिक्स एंड सम बुक्स ऑफ केमिस्ट्री, प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक इज 2 times दैट ऑफ फिजिक्स बुक, but during billing clerk made a mistake and he exchanged the number of books of physics and chemistry, which resulted in a reduction of 12.5% in bill. Then find the ratio of number of physics and chemistry book which were originally ordered. देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि कुछ नंबर ऑफ फिजिक्स बुक ऑर्डर हुए थे और कुछ नंबर में 10 बुक ऑर्डर हुए थे फिजिक्स के, और कुछ नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर हुए थे केमिस्ट्री के। लेकिन क्लर्क ने क्या किया ना, क्लर्क क्या किया कि वो उल्टा कर दिया, जितने नंबर ऑफ फिजिक्स बुक मंगाने थे उतने नंबर ऑफ बुक्स केमिस्ट्री के मंगा दिए, और जितने नंबर ऑफ और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस है वो रिड्यूस हो गया 1/8% से, 1/8 यानी 12.5% से। अब देखना इसको बेसिकली मैं अगर बोलूं तो इसको सिर्फ एक रेशियो से ये सवाल बन जाते हैं। मैं एक बार पहले करके दिखा देता हूं कि देखो एक लाइन में इसका आंसर कैसे निकल जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, रिपीट भी हो रहा है आपको, पहले भी ऐसे चीज पूछा करता था सीफी वाले जो पैटर्न होते थे उसमें, फिर ये देखो ये टीसीएस का ही पूछा हुआ सवाल है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और मॉक में भी ये कई बार सवाल मिलते हैं। देखो मैं एक लाइन में कैसे लिखता हूं, अगर मैं प्राइस अगर की बात करूं फिजिक्स वाले के, अगर मैं प्राइस बोलता हूं 1 RS, केमिस्ट्री वाले का देखना कितना हो जाएगा 2 RS। ठीक है, अब यहां से देखो मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूं तो 10 बुक फिजिक्स का ऑर्डर हुआ था, 10 × 1 प्लस, अब ये मैं x बोलता हूं केमिस्ट्री वाले बुक का, तो वो 2 रुपए प्राइस था, तो मैं बोलूंगा ये 2। अब देखना, अब बिल में रिडक्शन से क्या समझ में आ रहा है, बिल रिडक्शन से क्या मतलब है ना कि अगर देखो ये 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, यानी 1/8 कम हो गया प्राइस, बेसिकली वो यहां से रेशियो देने का प्रयास करता है कि अगर मान लिया पहले उसको 800 लग रहा था तो अब 700 लग रहा है, 1/8 का रिडक्शन का क्या मतलब हुआ,
पहले अगर उसको 1600 लग रहा था तो अब 1400 लग रहा है। तो बेसिकली वो यहाँ से आपको रेशियो देने का प्रयास करता है, और वो है 7:8 का रेशियो वो दे रहा है, कि अगर पहले प्राइस 8 लग रहा था तो अब 7 ही लग रहा है, 1/8 से रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो रेशियो कैसे लिखोगे, 8/7, पहले 8 था अब 7 हो गया। तो यहां से हमेशा क्या ध्यान देना है कि यहां से बस रेशियो देने का प्रयास करता है और हम रेशियो को लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं। अब देखो ये पहले केस में था, अब देखो मैंने बदल दिया अगर मान लीजिए, तो अब क्या हो गया, एक्स नंबर ऑफ बुक्स। अब देखना अब क्या होगा, 10 बुक आ जाएंगे केमिस्ट्री का। पहले 10 बुक मैंने ऑर्डर किया था फिजिक्स का, लेकिन उसने दिया क्या, क्लर्क ने 10 बुक दिया केमिस्ट्री का, और 2 रुपए प्राइस है तो इतना प्राइस पड़ जाएगा। अब देखना एक्स नंबर ऑफ बुक्स फिजिक्स का वो दे देगा, क्योंकि चेंज कर दिया है, तो एक्स नंबर फिजिक्स का, और फिजिक्स का कीमत है 1 रुपए। अब यही दोनों वैल्यू का देखना क्या दिया हुआ कि पहले उसको 8 लगता प्राइस, तो अब उसको लग रहा है 7। बस ये वैल्यू अगर लिख लिया तो इसी से कैलकुलेट कर लोगे एक्स का वैल्यू, बस इसी को कैलकुलेट करना है। चलो हम देखते हैं कैलकुलेट करके, देखना क्या हो जाएगा, 10 + 2x अपॉन, इसको बोलेंगे 20 + x, ये वैल्यू दिया हुआ 8/7 के बराबर। इसको कैलकुलेट करते हैं क्विकली। देखो 7 ऊपर जाएगा, 70 + 14x बचेगा, और ये वैल्यू देखना कितने बराबर हो जाएगा, 160 + 8x के बराबर, 160 + 8x। अब देखना यहाँ से 6x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 160 में से 70 माइनस करोगे 90, x का वैल्यू कितना आ गया 15। यानी जो केमिस्ट्री का बुक हमने ऑर्डर किया था शुरुआत में वो 15 बुक ऑर्डर किए थे। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक। फिजिक्स का हमने 10 ऑर्डर किया था, केमिस्ट्री का 15, यानी 2:3। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से क्विकली समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, आगे से देखना है तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय इस पर बर्बाद नहीं करना है, वरना इसको तो लोग देखते ही छोड़ देते हैं, कहते हैं ये मेरे से पॉसिबल ही नहीं। ये उतना मुश्किल भी नहीं होता, बस एक बार जनरलाइज करके चीजों को रखो, देखो अगली बार से कैसे मैजिक क्रिएट होता है। अब देखो अगली बार से जब भी देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल रहे हैं, पहले यहाँ से प्राइस फिक्स कर लेना, तो प्राइस मुझे पता चल गया फिजिक्स का 1 है, केमिस्ट्री का 2 है। अब हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ से देखना 12% रिडक्शन का क्या मतलब है, पहले अगर 8 लग रहा था तो अब 7 ही लगेगा बस। अब देखो हम कर लेते हैं, 10 बुक फिजिक्स का, 10 × 1 करोगे 10 लगेगा। एक्स नंबर ऑफ केमिस्ट्री मैंने मान लिया 2 रुपए के हिसाब से 2x लगेगा यहाँ। अगर इसको बदल दिया तो क्या होगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री अब 10 बुक्स आ जाएगा, तो 10 × 2 20 हो जाएगा प्राइस, और अब एक्स नंबर ऑफ बुक्स फिजिक्स का आ जाएगा, तो x × 1 करोगे x ही रह जाएगा। अब ये वैल्यू पहले 8 था तो अब 7 हो गया, बस इसको कैलकुलेट करोगे इसका वैल्यू 15 मिल जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ डरना नहीं है लैंग्वेज देख करके कि बड़ा है बहुत तो नहीं होगा, आसान है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 83 नंबर, देखो बोल रहा है नंबर वाज डिवाइडेड बाय 8 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 8, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज ड्यू टू रॉन्ग आंसर। 8 है, मैंने देखा और मैंने मार्क किया डायरेक्ट 98.44%। क्यों, उसका रीजन है। देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना, जैसे इस वाले वैल्यू की जगह 64 और 64 भी दे देता, चाहे कोई भी नंबर दे देता, 49 दे देता, 47 दे देता, तो मुझे पता है क्या, ये वैल्यू हमेशा 100% के आसपास का ही वैल्यू बनेगा। ठीक है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी दिखाता हूँ। देखो होता क्या एग्जैक्टली, इसको जब भी देखना, और देखो कोई भी आंसर और नहीं दिया हुआ है इसके करीब, देख रहे हो ये 72% है, 48% है, 67% है, और मुझे वैल्यू चाहिए एकदम 100 के पास। वो क्यों, मैं अभी बताता हूँ। देखो देखो ये वैल्यू बेसिकली क्या बनता है ना, देखो बेसिकली मान लो नंबर x है, तो नंबर वाइज डिवाइडेड बाई 8 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाय, मतलब नंबर को तुम्हें 8 से मल्टीप्लाई करना था, यानी ये वैल्यू जो हमें मिलता वो 8x मिलना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर दिया, x/8 कर दिया। अब वही बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का परसेंट डिफरेंस क्या है, तो हमें ये ओरिजिनली ये मिलना चाहिए था, लेकिन मिला ये रॉन्ग, ये मिला। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब निकालोगे तो देखना क्या बन जाएगा, 64 माइनस एक्स 64x माइनस एक्स अपॉन 8, ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये रॉन्ग वाला वैल्यू है। रॉन्ग कितना रॉन्ग है, ये यू वो वाला वैल्यू है, जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू देखना कितना आ जाएगा, 63x/8 का वैल्यू बन जाएगा। अब देखो जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज ओरिजिनल के ऊपर निकालना पड़ेगा कि हमें कितना के ऊपर कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला, यानी 63x/8 मिला कितने के ऊपर, तो 8x के ऊपर। अभी देखना x कैंसिल हो जाएगा, यानी 63/64। अब ये परसेंटेज देखो क्या बोलोगे कि हमेशा ये 100% के प्रॉक्सी होगा, 72%, 48% और 67% तो होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको देखा और मार्क किया। क्यों, क्योंकि जब भी ये वैल्यू बनेगा ना, जब ये वैल्यू सेम रहेंगे तो वैल्यू पता है क्या बनेगा, नीचे में ये मान लीजिए कोई भी नंबर है, ये नंबर है, तो नीचे में हमेशा k² आ जाएगा जब हम परसेंटेज निकालेंगे, और ऊपर में k² माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मान लीजिए 7 रहता तो हम क्या बोलते हैं कि 48 बनेगा और 49। मान लीजिए वैल्यू 6 दोनों जगह रहता तो हम क्या बोलते हैं 36 बनेगा और 35 बनेगा।
तो वैल्यू हमेशा 100% के आसपास का ही बनेगा। तो 100% के आसपास का ही बनेगा, तो 67, 48 और 72 तो नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यही वैल्यू पॉसिबल था, तो मैंने मार्क कर दिया। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, देखो क्या बोल रहा है, एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। ठीक है, मान लिए ए था, बी था, इससे कुछ लोग चले गए, तो ये पहले 100 था अगर मान लिए, तो ये 120 हो गया। ठीक है, 190 119.96 हो गया। 20 ही बोल, गलत मैंने नहीं बोला, ऑलमोस्ट 20 ही है। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में वापस लौट गया। चल, बाद में ये चला गया, तो गणना करेगी राज्य बी की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। अच्छा, तो वही वैल्यू है PSR जो मैंने बताया था आपको। बेसिकली 100 से पहले ये 120 हो गया, अब फिर से ये 100 ही हो गया, यानी -20 हो गया। कितने के ऊपर, 120 के ऊपर -1/6 बोलोगे कितना परसेंट, ये 16.64% बोलोगे इसको, तो ये वैल्यू का ये हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। बेसिकली बोल रहा है कि पहले कोई वैल्यू था 100, उसको 120 कर दिया, फिर से 100 कर दिया, तो कितना परसेंट का कमी हो गया। आसान सा सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये है आज का लास्ट सवाल 85 नंबर, और ये पूरे परसेंट चैप्टर का भी ये लास्ट सवाल होगा। देखो हम इसको अच्छे से करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कमल सेव्स X% ऑफ हिज मंथली इनकम when his monthly expenditure increases by 20% and his monthly income increases by 26%, then his monthly saving increases by 60%. Find the value of X. देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि सेविंग, अब मान ली एक्सप्रेशन दिया हुआ तो हम X ले लेते हैं, फिर हम 100 लेके चलेंगे इनकम। तो सेविंग X हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 माइनस X हो जाएगा, और इनकम कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने इनकम 100 माना। देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 20% से इंक्रीज हो गया, ये वैल्यू दिया हुआ है 20% से इंक्रीज। और क्या बोल रहा है, हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 26%। अच्छा, इस पे जो पूरा इंपैक्ट है वो 26% का। और क्या बोल रहा है, हिज मंथली सेविंग इंक्रीजेस बाय 60%, ये वैल्यू भी 60% से इंक्रीज हो गया। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो मेरे को बताओ, ये दोनों वैल्यू, इतना सेविंग 60% से इंक्रीज हुआ है और एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन उन दोनों का जो वैल्यू, जो ओवरऑल रिजल्ट दिखा है वो 26% के बराबर दिखा है। तो क्या यहां से हम एलिगेशन लगा सकते हैं? तुम बोलोगे यस, क्यों कि दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज का इंपैक्ट कुछ एक वैल्यूज के अंत में जो रिजल्ट पड़ रहा है वो इतना है, इसको 60% से बढ़ाया, इसको, अब ये दोनों देखो कुछ रेशियो रहा होगा। ठीक है, वही रेशियो हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ के रहा होगा, यहाँ पे कुछ और रहा होगा, यहाँ एक्स रहा होगा, यहाँ पे कुछ और रहा होगा। इन दोनों को रेशियो के जब हम मल्टीप्लाई करके जब उसका इम्पैक्ट निकालेंगे तो वो 26% के बराबर रहा है। तो देखो यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। एलिगेशन ऐसे ही तो होता है, एलिगेशन तो जानते ही होंगे। तो देखो 60 और 20 का इफेक्ट जो पड़ा है वो 26 पड़ा है। यहाँ से हम देखो रेशियो कितना मिल जाएगा, 6:, ये कैलकुलेट करना 34 बनेगा। देखो ना 2 से डिवाइड करो तो 3:70। यहाँ से देखो मुझे क्या पता चल गया कि सेविंग का रेशियो, ये सेविंग है आपका और ये एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग इज टू एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:17 में मुझे पता चल गया। ठीक है, 3:17, और खर्च और पूरा इनकम हमारा 100 था, यानी कितना हो गया, यानी ये वैल्यू हो गया 15 और ये वैल्यू हो गया 85। एक्सपेंडिचर 85 और सेविंग 15। तो सेविंग का परसेंट कितना निकल के आ गया, 15%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी ये तो देखो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा ना, वरना इसको करने में है ही था, क्या ही था। मेरे को जैसे ही पता चलेगा कि तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, कि एक्सपेंडिचर का भी परसेंटेज दिया हुआ है इंक्रीज, सेविंग का भी इंक्रीज दिया हुआ है, और आपका इनकम का भी, एक्सपेंडिचर का भी और सेविंग का भी, तीनों का दिया हुआ है। मैं क्या देखूंगा, सेविंग को इंक्रीज कर रहा है 60% से, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा है कितना से, 20% से, और इनकम का जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 26%। बस यहाँ से एलिगेशन लगाओ, फटाक से रेशियो निकालो कि सेविंग इज टू एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें 6:34। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 3:17 का। देखो ये 3:17 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 15%, ये हो गया 85%, और इनकम तो हमेशा 100 होता ही है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया, 50। ये हो गया पहले तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम, मैं इसलिए इस सवाल के लिए ही मैं वहां से दिखाते आ रहा था, ताकि इसको अच्छे से समझ लो कि वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और तुम्हारा इसमें रेशियो एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं। अब देखो इसको दूसरा तरीका क्या हम कर सकते हैं, इसको एक्स मानेंगे, सेविंग को, एक्सपेंडिचर को मानेंगे 100 माइनस एक्स, और इनकम को बोलेंगे 100। अब देखो क्या बोल रहा है, ये वैल्यू 26% से बढ़ा है मंथली इनकम, तो ये वैल्यू 26 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा, 20% से, तो इसको बोलेंगे कि 20% इसका कितना मिल जाएगा, 1/5 से डिवाइड करो इसको, तो ये मिल जाएगा 20 माइनस 0.2x।
और ये वैल्यू देखना 60% से इंक्रीज किया है, इसका मतलब ये 0.6। अब देखना यही इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, बस ये वैल्यू देखना इसके बराबर इतना होना चाहिए। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखो मिल जाएगा 0.4x बराबर 20 उधर जाएगा तो 6। तो देखो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसको दशमलव घटाओ, 10 जाएगा नीचे, 2 से कैंसिल आउट करो 2, तो यहाँ मिलेगा 3। x का वैल्यू देखना कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15%। ये हो गया आपका। तो देखो इसको करने के यही दो तरीके थे और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो देखो फाइनली हमारा पूरा चैप्टर जो परसेंटेज का है वो खत्म हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत नए तरीके आपको देखने को मिले होंगे, जैसे इन सवालों में और ये सब सवालों में। तो इसमें देखो ज्यादा समय नहीं लगाना होता है। जो मैंने अप्रोच दिखाए हैं आपको, जो आपको इसमें से नए लगते हैं, उन अप्रोचों को लर्न करो, कहीं पे कॉपी में नोट डाउन करो, थोड़ा सा रिवीजन करना, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। यही वो तरीके हैं जिससे बहुत ज्यादा तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पीड में टाइम में कमी आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा और हमारा सीरीज जारी रहेगा। और अगला जो टॉपिक करेंगे हम वो प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।